हेलो टेक, कैसे हैं आप लोग। मैं सप्तर्षि एक बार फिर से हाजिर हूँ हमारा कंस्ट्रक्शन टिप्स का पार्ट 3 लेके। और आज का टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। इसमें हम लोग जानकारी लेंगे कि कैसे अपने कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो हमारे मटेरियल्स है उसको हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे। मेरे पहले 2 एपिसोड्स में हमने देखा है कि सिलेक्शन ऑफ लैंड और बजट के बारे में, तो वो दोनों वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो चलिए आज का टॉपिक सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे सीमेंट का। सीमेंट को कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सीमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जो हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले सीमेंट का बैग हम लोग देखेंगे, उसमें आईएसआई मार्क है कि नहीं। उसके बाद उसमें हम लोग देखेंगे कि आईएस कोड, उसके बाद जो कंपनी द्वारा बनाया गया है उस कंपनी का नाम, उसके बाद बैच नंबर जिसमें सीमेंट बनाने का दिन, उसके बाद उसमें उसका एमआरपी, फ्लाई ऐश या स्लैग कितना परसेंटेज डाला गया है, इसके बारे में हम लोग उसमें उस बैग में सारी जानकारी हम लोग ले सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, उस बैग में एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, वो किस टाइप का सीमेंट है। चाहे वो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है जो फ्लाई ऐश बेस्ड है, या फिर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है जो स्लैग सीमेंट है, या फिर पोर्टलैंड कंपोजिट सीमेंट है, तो उसकी जानकारी भी उस बैग में दी जाती है। और अगर वो ओपीसी सीमेंट है तो उसमें ग्रेड के बारे में दिया रहेगा, जैसे ओपीसी 43 या 53 जो भी है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और ब्लेंडेड सीमेंट में किसी भी तरह का कोई ग्रेडिंग नहीं दर्शाया होता है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में दिया रहता है। उसके बाद सीमेंट के बैग को हम लोग टच करके महसूस कर सकते हैं कि उसमें किसी भी तरह का लम्स है कि नहीं। अगर सीमेंट बैग खोलने के बाद किसी भी तरह का लम्स है, अगर वो लम्स हाथ लगाने के साथ टूट जाती है तो ठीक है, अगर नहीं टूटती है तो वो सीमेंट हम यूज नहीं कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो इस तरह से हम लोग सीमेंट की जानकारी ले सकते हैं। अगला जो है वो है ब्रिक्स। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ब्रिक्स है क्ले बेस्ड ब्रिक्स, जो रेड कलर की होती है। उसकी जो साइज़ है उसको प्रॉपरली चेक किया जाना चाहिए साइट पे। उसका चारों कोना बराबर होना चाहिए, कहीं से भी ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, या ईंटों के बीच में दरार नहीं होना चाहिए। ब्रिक्स का जो साइज़ है वो 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm होना चाहिए, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये जो मैंने अभी आपको डायमेंशन बताया है। हम लोग क्या करेंगे, साइड पे 2 ईंटों को लेंगे और दोनों को आपस में टकराएंगे, तो उसमें एक रिंगिंग साउंड होना चाहिए, पतली सी आवाज़ होनी चाहिए दोनों ईंटों को टकराने से। तो इससे हम लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा ईंट कितना बढ़िया है, मेरा ब्रिक्स कितना बढ़िया है। आजकल इंडिया में एक और तरह का ब्रिक्स यूज़ हो रहा है, वो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स, जो कि इकोनॉमिकल है काफ़ी कंपेयर टू क्ले ब्रिक्स, और इको फ्रेंडली भी है। तो उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उससे अगर उसको अगर यूज़ करेंगे तो कंपेयर टू क्ले ब्रिक्स, जो रेड ब्रिक्स है, उससे काफ़ी कूल रहता है हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स। और फ्लाई ऐश ब्रिक्स का जो डायमेंशन है 230 mm बाई 110 mm बाई 75 mm का रहता है। नेक्स्ट है कोर्स एग्रीगेट, जिसको हम लोग गिट्टी भी बोलते हैं या स्टोन चिप्स। कंक्रीटिंग में जब भी हम लोग यूज़ करेंगे 10 और 20 mm मिक्स करके ही यूज़ करेंगे गिट्टी का साइज। और किसी भी तरह का फ्लेकी अगर स्टोन चिप्स है तो उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, उसको टोटली अवॉइड करेंगे हम लोग, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं होता है। और ग्रेवल्स चिप्स जो है उसको भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि आपका जो कंक्रीट होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, उसमें किसी भी तरह का स्ट्रेंथ बराबर नहीं आएगी। तो हमें जब भी हम यूज़ करेंगे तो 10 और 20 mm स्टोन चिप्स ही यूज़ करेंगे, जो कि कई तरह के स्टोन चिप्स कोर्स एग्रीगेट स्क्रीन पे दर्शाया गया है। अगला है फाइन एग्रीगेट, जिसको हम लोग सैंड बोलते हैं, रेती।
तो जब भी हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, जब हम उसको परचेस करेंगे, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि वो जो सैंड है वो ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही बिल्कुल बारीक होना चाहिए। तो मीडियम साइज़ का जो सैंड होता है वो प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में। एक चीज़ और ध्यान रखना है, सैंड में किसी भी तरह का सिल्ट यानी किसी भी तरह का गंदगी नहीं होना चाहिए। बालू जो है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और किसी भी तरह का ऑर्गेनिक चीज़ें उसमें मिली हुई ना हो, मिट्टी का कण ना हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब वाटर यानी पानी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे वो मिक्सिंग के लिए हो या आफ्टर मिक्सिंग यानी जिसको हम लोग क्यूरिंग बोलते हैं, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है वाटर। तो हमें सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी हम लोग वाटर का यूज करेंगे, वाटर में किसी भी तरह का कोई भी एसिडिक पार्टिकल्स ना हो, कहीं गंदी जगह से पानी का चयन ना करें। पानी ऐसा यूज हमें करना चाहिए कि जो पानी हम लोग पी सके, दैट इज़ ड्रिंकेबल कंडीशन। उस कंडीशन वाली पानी को ही हम लोग यूज़ करेंगे अपने कंस्ट्रक्शन में। और लास्ट में स्टील का जब भी हम लोग सिलेक्शन करेंगे, एक चीज़ हमें सबसे पहले जो देखना है, जैसे हम लोग सीमेंट में देखे थे ISI मार्क, स्टील में भी ISI मार्क होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। उसके बाद स्टील फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्टील का जो रिब्स होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि रिब्स मिसिंग हो कहीं कहीं पे बीच बीच में। तो इस चीज़ का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, अदरवाइज़ उसमें ग्रिप नहीं होगा। उसमें स्टील बॉडी में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका नाम होना चाहिए, उसका ग्रेडिंग लिखा होना चाहिए। ये सब जानकारी आपको लेके ही उसके बाद आगे स्टील हम लोग परचेस करेंगे। तो ये तो थे कंस्ट्रक्शन टिप्स, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स के बारे में। तो और भी जानकारी हम लोग देंगे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा अगला अपडेट्स आपका मिस ना हो जाए। ओके, बाय बाय।